इसकी तो ऐसी की तैसी। इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सास है और मैं इसकी बहू हूँ। सिमर वंदना की एक नहीं सुनती और ढेर सारा गाजर का हलवा बनाती है और वो उसे सब में बांटती है। और ये देखकर वंदना बहुत गुस्सा हो जाती है। देख रितेश, तेरी बीवी के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। इसे मैंने साफ मना किया था कि ये गाजर का हलवा मोहल्ले में नहीं बटेगा, लेकिन नहीं, इसने मेरी एक नहीं सुनी और हमेशा की तरह अंत में अपनी ही मन की। सिमर, इतना सब करने की क्या जरूरत है? हमेशा तुम ही सबके लिए करती रहती हो। कोई तुम्हें अपने घर पर बुलाता है क्या चाय पानी के लिए? या फिर कोई अपने घर पर बना हुआ कुछ लाकर देता है तुम्हें यहाँ? नहीं ना? फिर तुम जगत माता क्यों बनना चाहती हो? अरे 1000 बार कहा है मैंने इससे कि यह एक शहर है, इसका गांव नहीं। यहाँ के लोग मतलबी होते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि अगर हम किसी को एक हाथ से कुछ देते हैं तो दूसरे हाथ से कुछ वापस पाने की आस कभी नहीं रखनी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हमें अपना स्वभाव और अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। इस जीवन में जितना प्यार बांट सकते हो बांट दो, और मैं भी वही कर रही हूँ। तू और तेरी ये ज्ञान भरी बातें किसी भी काम की नहीं है। ये नया जमाना है, पुराना समय गया अब। अरे तब के लोग अलग थे और अभी के लोग अलग हैं। हाँ तो क्या हुआ, लोग बदले हैं, लेकिन मैं नहीं। जिंदगी में चाहे खुशी मिले या गम मिले, हमें कभी बदलना नहीं चाहिए। खैर, आप दोनों को मैं चाहे लाख बार ही क्यों ना समझाऊं, फिर भी आप दोनों मुझे नहीं समझने वाले। इसलिए मैं अपनी ताकत जाया नहीं करूंगी और अभी गर्मा गर्म हलवा खाऊंगी। आप दोनों भी जरा अपने मन की कड़वाहट हटाइए और अपना मुंह मीठा कर लीजिए। सिमर की बातें सुनकर वो दोनों 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक रोज जब उसे अपने छोटे ससुराल में बोर होने लगता है, तभी मैं गांव जाना चाहती हूँ माँ जी, बस 1 हफ्ते के लिए ही। क्या? सुबह सुबह दिमाग की दही मत कर। अगर तू यहाँ से चली गई तो मेरे बेटे की देखरेख कौन करेगा? उसकी क्या देखभाल करनी है? उसको तो अभी 1 हफ्ते की छुट्टी है। क्या? हाँ माँ। और माँ जी, मुझे यहाँ शहर में रहकर सच में बहुत बोर हो रहा है। मैं ठंड के मजे लेना चाहती हूँ, अपने गांव के बड़े मायके में वक्त बिताना चाहती हूँ। इसलिए मुझे जाने दो ना। अगर आप दोनों को दिक्कत है तो आप दोनों भी चलो मेरे साथ। देखना आपको वहां आकर बहुत अच्छा लगेगा। ना बाबा ना, ठंड में हम वहां पर बिल्कुल नहीं आएंगे और तुम भी यही रहो। अब मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी है ना, तो हम दोनों साथ मिलकर वक्त बिताएंगे और कहीं घूमने चले जाएंगे। यहाँ शहर में घूमना भी कोई घूमना होता है क्या भला? इससे तो मेरा गांव 100 गुना ज्यादा अच्छा है। तू गांव नहीं जाएगी, शादी किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और तुझे अपने मायके जाना है। अरे क्या रखा है तेरे मायके में? वहां पर बस तेरी माँ और बाऊजी ही तो रहते हैं। बड़ा मायका बस बोलती ही रहती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है तेरी वहां पर। हाँ है, पूरा गांव मेरा मायका है माँ जी। अरे आप तो शहर में ही पैदा हुई हो, आप लोगों ने गांव में रहकर कभी देखा भी है क्या? शहर और गांव में जमीन आसमान का फर्क होता है। वहां के लोग ऐसे एक दूसरे से चिल कूद कर बिल्कुल नहीं रहते, बल्कि प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मैंने कह दिया सो कह दिया, तू गांव नहीं जाएगी। ठीक है माँ जी, अगर आप मुझे गांव नहीं जाने दोगी तो मैं यहाँ पर कोई काम ही नहीं करूंगी। बहुत हुआ अब आपका। क्या कहा? देख रितेश बेटा, इसके नाटक कितने बढ़ रहे हैं। क्या नाटक किया मैंने? बस 1 हफ्ते के लिए गाँव जाने की ही तो बात कर रही हूँ ना। और अगर आप लोगों को इतनी ही दिक्कत हो रही है तो आप दोनों भी चलो मेरे साथ। और रितेश, तुम्हें तो पूरे हफ्ते की छुट्टी है। माना कि गांव में काफी ठंड होती है और उसमें आप दोनों को दिक्कत भी होगी, लेकिन स्वेटर है, मफलर है, जुराबे, ग्लव्स जो पहनना है पहन लेना। लेकिन सच में
बस एक बार आप दोनों मेरे साथ वहां पर चलो। मेरी दिल से यही चाहत है। माँ, मुझे भी अब यही लगता है कि हमें भी सिमर के साथ गाँव जाना चाहिए। क्या? हाँ माँ, मुझे भी एक ब्रेक चाहिए। मैंने एक हफ्ते की छुट्टी आराम करने के लिए ली है और वही आराम मैं गाँव जाकर कर लूंगा। आप भी अगर घूम आओगी तो आपको भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा। इसलिए माँ, प्लीज चलते हैं ना गाँव। और माँ जी, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि वहां पर मैं और मेरा परिवार आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इसलिए प्लीज माँ जी, चलिए ना गाँव। हाँ माँ, प्लीज हाँ कर दो ना। बहुत सोचने के बाद वंदना हाँ कर देती है और वो सब अब गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव में सिमर के माता पिता गायत्री और मगनलाल उन तीनों का अच्छे से स्वागत करते हैं। बढ़िया सा खाना बनाया जाता है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे समधन जी, आपने तो ये दो दो स्वेटर पहने रखे हैं, जबकि आज तो इतनी ठंड भी नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हो गायत्री बहन? यहाँ ठंड से मेरी कुल्फी जम रही है और अब तो ये दो दो स्वेटर पहनने के बाद ही मुझे गर्माहट महसूस हो रही है। हाँ माँ, यहाँ गांव में तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ का हर एक नजारा उतना ही खूबसूरत है। हाँ रितेश, बिल्कुल सही कहा तुमने। और माँ, बाबूजी कहाँ गए हैं? वो तो लकड़ियां बीनने गए हैं। शाम में आलव जलाया जाता है ना, और चूल्हे के लिए भी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बस आते ही होंगे। बिरजू काका के साथ उनकी साइकिल पर गए हैं। अच्छा, फिर ठीक है। पहली रात तो वंदना को ठंड के मारे नींद आती ही नहीं और तभी सिमर उनके कमरे में लकड़ियां लेकर आती है। अरे ओ पगलेट, अगर आलव जलाना ही है तो बाहर आंगन में जलाना। यहाँ मेरे कमरे में क्यों लाई है तू ये लकड़ियां? क्योंकि मैं आलव यहीं पर जलाऊंगी। क्या? मुझे जिंदा जलाकर मारने लाई है क्या तू गांव में? एक मिनट, कहीं ये तेरी कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? हे भगवान, क्या होगा आपका माँ जी? ये कैसी बातें करती रहती हो आप? जरा वो देखिए, वहां दीवार के एक कोने में एक हिस्सा बनाया गया है जिसके अंदर आग लगाने से सारा धुआं बाहर की तरफ जाएगा और पूरा कमरा गर्म रहेगा। हमारे यहाँ पर हीटर इस्तेमाल नहीं करते, तो यही देसी जुगाड़ काम आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल का जुगाड़ है फिर। कर कर, जल्दी से कर। ठंड के मारे मेरी तो जान ही निकली जा रही है। इस तरह शुरुआती के दिनों में उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, पर तीसरे दिन वो साधारण स्थिति में आ जाती है। फिर उस रात घर में गायत्री और सिमर दोनों मिलकर गाजर का हलवा बनाती हैं और आस पड़ोस के सभी लोग एक साथ आकर आलव जलाकर उसके पास गोल करके बैठते हैं और मजे से खाते कपियाते हैं। अरे ओ सिमर की सासू माँ, खाइए ना, बड़े ही प्यार से बनाया है। हाँ, ये गांव के देसी गाजरों से बनाया हुआ हलवा है। यहाँ के खाने में स्वाद ही अलग होता है और ये आनंद आप अभी नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे फिर? जी, वो तो है। सभी साथ मिलकर गीत गाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और ऐसे ही सुंदर रूप से वो शाम बीत जाती है। फिर रात में सोते समय, अरे सिमर बहू, आज तो मुझे वाकई में लगा कि गांव की जिंदगी कितनी अच्छी है। मैं इससे पहले कभी नहीं बैठी थी, वो भी इतने लोगों के बीच, हंसते गाते हुए। सच में आज तो मुझे बहुत मजा आया। अरे वाह, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ जी कि आपको यहाँ पर इतना मजा आ रहा है। फिर अगले दिन वंदना देखती है कि मगनलाल और सिमर दोनों पड़ोस के बच्चों के साथ खेल खेल रहे हैं। कब से इन बच्चों का शोर सुनाई दे रहा है? आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनका घर कहाँ पर है? ये आप कैसी बातें कर रही हो समधन जी? ये घर तो इनका ही है ना? क्या? हाँ माँ जी, बाबूजी के कहने का मतलब ये है कि ये बच्चे हमारे अपने ही हैं। गांव का हर घर हमारा ही है और हर गांव वासी के लिए हमारा घर उनका है। यहाँ मेरा तुम्हारा कुछ भी नहीं होता। और ये चंगू मंगू तो मेरे दो छोटे भाई हैं। मैं जब यहाँ पर थी
तब मैं इनके साथ खूब खेला करती थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? वंदना गायत्री को स्वेटर बुनते हुए देखकर खुद भी उससे सीखने लगती है और इस तरह उन दोनों में अच्छी बनने लगती है। देखो तो सिमर, माँ गांव के रंग में कैसे रंग चुकी है। दोनों साथ में स्वेटर बुनते हुए कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ रितेश, कहीं हमारी ही नजर न लग जाए। वैसे गांव आए और हम दोनों अकेले कहीं घूमने ही नहीं गए, ना ही तुम मुझे कहीं लेकर गए हो। अरे तुम्हें ही कहाँ फुर्सत है, और ये तुम्हारा गांव है, ना कि मेरा गांव। तो यहाँ पर कहाँ जाना है ये तुम मुझे बताओगे ना। एक मंदिर है यहाँ पर, मेरी बहुत इच्छा है कि हम दोनों वहाँ साथ में जाएं और दर्शन करके आ जाएं। वहां से आते आते एक ढाबा है जहाँ पर एकदम स्वादिष्ट छोले भटूरे मिलते हैं, तो वो भी खाएंगे हम साथ में। ओके मेरी बीवी साहिबा, तो फिर हम दोनों वहां जाकर ही रहेंगे। फिर रितेश और सिमर दोनों अकेले में एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। मंदिर से लेकर हर जगह घूमकर आते हैं। खेत में सरसों की खेती से लेकर तबेले को शेड लगाना, गोबर के उपले तैयार करना, हर एक काम में वंदना मदद करती है। उसे गांव का ये अनुभव भाने लगता है। ऐसे ही एक रोज, ये आप दोनों क्या बना रही हो? गांव में फिर से कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्या, जो इतने सारे पकवान बनाए जा रहे हैं? नहीं तो, ये सब तो हम मेले में जाकर बेचेंगे। हर साल ठंड के मौसम में गांव का सबसे बड़ा मेला लगता है, तो हम उसमें स्टॉल लगाते हैं। ये ठंड के सारे पकवान, रेवड़ी गजक, तिल और गुड़ के लड्डू, सरसों का साग, मक्के की रोटी, गाजर का हलवा, मूंगफली की पट्टी, ये सब कुछ हम वहां पर जाकर बेचेंगे। और दूसरा स्टॉल है स्वेटर, मफलर, चुराबे और कान टोपी, इन सब का, जो माँ अपने हाथों से बुनकर बनाती हैं। और स्टॉल द्वारा जितनी भी कमाई हो जाती है, उनका हम जरूरी सामान खरीद कर गरीबों की मदद कर देते हैं। क्या बात है गायत्री बहन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो मैं भी इन सब में आप दोनों का साथ जरूर दूंगी। क्यों नहीं माँ जी, बिल्कुल साथ दीजिए। इस तरह वंदना अब उन दोनों की मदद करती है और वो दिनों गांव के मेले में 2 स्टॉल्स लगाकर ढेर सारी कमाई करते हैं और उन पैसों का जरूरी सामान खरीद कर वो उसे गरीबों में दान कर देते हैं। और ये सब करके वंदना पहली बार बहुत खुश होती है और घर आकर वो बहुत भावुक हो जाती है। सिमर बहू, आज मुझे जीवन में पहली बार इतनी संतुष्टि महसूस हो रही है, मानो जैसे मेरा जीवन सार्थक हो गया हो। अरे, आज अचानक से आप ऐसे क्यों बोल रही हो माँ जी? मैं तुझे हमेशा गलत समझती रही, लेकिन आज तूने ही मुझे गलत साबित कर दिया। यहाँ गांव में आकर मुझे पता चला कि यहाँ पर कितना अपनापन होता है। तू इस गांव को ही अपना बड़ा मायका क्यों कहती है? सच में यहाँ के लोगों ने, इस ठंडी हवा ने मुझे भी अपना दीवाना बना दिया है। सबका इतना प्यार देखकर तन से अब मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। मन तो करता है कि अब बस यही बस जाए। क्या बात है माँ जी, आखिरकार आपको यकीन हो ही गया। हाँ बेटा, तू वहां शहर में भी हमारे मोहल्ले में सबको एक साथ जोड़कर रखती है। सबके बारे में इतना सोचना, सबके साथ अच्छे से बात करना, ये सब करके तू वहां अपना नया गांव बसा रही थी और मैं तुझे हमेशा बुरे बुरे ताने देकर कोसती रही। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। नहीं बेटा, मांगने दे मुझे माफी। गलती मेरी ही है, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझे तुझ जैसी आदर्श और गुणी बहू मिली है। तुझसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसीलिए शुक्रिया बेटा। वंदना सिमर को अपने गले लगाती है और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे ईशु, तूने मेरे को थप्पड़ काय को मारा? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? और मैं और धोखेबाज, अरे ये तो क्या बंकस करेली है। चुप बैठ मंग्या, ज्यादा भोला मत बन। मुझे भाभी ने सही कहा था, उन्होंने तुम्हें और इस चुड़ैल को यहाँ पर देख लिया था और फौरन घर आकर मुझे सब बता दिया।
और ये क्या है ईशु, मंग्या तो यहाँ पे सच में किसी लड़की के साथ है। इसका मतलब रितु ने सच कहा था। क्यों रे मंग्या, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? जो मेरी बहन की भावनाओं के साथ तूने ऐसे खेला। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा और इस लड़की का। अरे काव्या दी, ईशु, आप दोनों ये क्या बोल रहे हो? अरे ये लड़की तो मेरी बहन है, इसका और मेरा कोई गलत नाता नहीं है। क्या? ये बोलना इनको कि तू मेरी बहन है। ये लोग तो फोकट में मेरे दिमाग का दही करेले है। हाँ हाँ, मैं और मंग्या दोनों भाई बहन ही छे। इसका नाम पिंकी है। अरे ये तो मेरे मामा की लड़की है। हे भगवान, हमें तो गलतफहमी हो गई। देख, वो तेरी जो रितु भाभी है ना, वो तेरे को और मेरे को साथ में बिल्कुल नहीं देखना चाहती, इसलिए वो तेरे को मेरे खिलाफ भड़का रेली है। देख बाबू, मैं तेरे को बता रेला है कि मैं तेरे से ही प्यार करता है। ऐसा वैसा आदमी नहीं है मैं। ठीक है मंग्या, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम पर शक करके तुम्हारा गाल सुझा दिया। अरे कोई वांदा नहीं रे, चलता है। पर तूने एक घोटाला कर दिया रे। अब तूने ऐसा रिएक्शन दिएला है तो इससे तो तेरी भाभी को साफ साफ समझ आ गया होगा कि तेरा और मेरा लफड़ा चल रेला है। अरे हाँ, तो अब? अरे कोई बात नहीं, पता चला तो चला। वो बिना सबूत के हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि माँ और निहार वो दोनों भी ऋतु की कोई बात नहीं मानते। फिर तो कोई शॉर्ट नहीं है। फिर ईशानी और काव्या वहां से चली जाती है। और उसके बाद, क्या रे मंग्या, वो आइटम तो एकदम दीवानी है तेरी। वो तो है, पर तू भी कोई कम नहीं है। अगर वो अपन की आइटम है तो तू तो मेरी आइटम बॉम्ब है रे। चल झूठे। फिर घर जाने के बाद, क्या हुआ ईशानी, खुल गई ना तुम्हारी आंखें? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लड़का सही नहीं है। अरे वो कहा और तुम कहा, और अच्छा ही हुआ जो आज सारा सच तुम्हारे सामने आ गया। बस कीजिए भाभी, हद करती हो आप। जैसा आपने कहा वैसा कुछ भी नहीं था। आप बस मेरी खुशियों को बर्बाद करना चाहती हो। ईशानी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे दूर हो जाइए मुझसे। चलो दी। हाँ ईशानी, चलो। वो दोनों वहां से चली जाती है और ईशानी की बातें सुनकर रितु अब परेशान हो जाती है। पता नहीं ऐसा कौन सा बहाना बनाया होगा उस नालायक मंग्या ने, जो ये ईशानी फिर से पिघल गई। ना जाने क्या होगा इसका, क्या पता। फिर अगले दिन, काव्या दी, आप जा रही हो? हाँ ईशानी, ऋषभ वापस आ चुका है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। क्या कर सकते हैं अब। शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही हो जाएगी, आधी जान मायके में और आधी ससुराल में। अपना ध्यान रखना काव्या बेटा। जी माँ। उफ़, निहार तो ऑफिस चला गया है। अच्छा रितु, तुम चलो, तुम मेरा सामान गाड़ी में रख दो। अरे नहीं दी, मेरा दाहिना हाथ कल ही जला है। अरे निकम्मी कामचोर लड़की, दाहिना हाथ नहीं है तो बाइने हाथ से उठा लेना सामान। अपनी ननद के लिए तू इतना भी नहीं कर सकती क्या? चल जा, अब जल्दी से रख दे सामान, गाड़ी का भाड़ा बढ़ते जा रहा है। ठीक है माँ जी। रितु सारा सामान उठाकर गाड़ी में रखती है और उसे अब बहुत गुस्सा आता है। फिर काव्या के जाने के बाद वो सोनाक्षी से कॉल पर बात करती है। हाँ भाभी, वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर से बला टल गई हो, वरना इन दोनों नंदों ने तो मेरा भेजा फ्राई कर दिया था। चलो अच्छा हुआ, अब तुम भी आ जाओ मायके में, और वो भी 7 से 8 दिनों के लिए। जब तुम्हारी सास की बेटियां अपने मायके आ सकती है तो बहू को भी अपने मायके जाने का पूरा हक होता है। हाँ भाभी, सही कहा आपने, मेरा भी बहुत मन है। और भाभी, मैं कल ही माँ जी से इस बारे में बात करती हूँ और सारा सामान लेकर आती हूँ अपने मायके में। फिर आप, मैं और माँ, हम तीनों खूब मजे करेंगे। ओके डन रितु, जल्दी आ जाओ, माँ जी और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर अगले दिन जब रितु अपनी सास से इस बारे में बात करने जाती है, तभी, अरे माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे वो सब बाद में,
उससे पहले मुझे तुझे कुछ बताना है। तेरी सबसे बड़ी ननद अपूर्वा और मेरा नाती क्रिश आ रहा है, वो भी कुछ दिन रहने के लिए। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? है? क्यों मतलब? अरे ये घर उन दोनों का है, वो जब चाहे तब आएंगे। चल जा, जल्दी से अपूर्वा और क्रिश के कमरे की सफाई कर दे और खाने की भी सारी तैयारियां कर दे। और हाँ, आज के सारे पकवान क्रिश के पसंद के ही बनाना। हे भगवान! देखिए माँ जी, मैं आपसे मेरे बारे में कहने आई थी यहाँ पर कि मैं भी 2 से 3 दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। देखिए माँ जी, मैं सारी साफ सफाई और बाकी की तैयारियां कर दूंगी, फिर चली जाती हूँ अपने मायके। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे जब अपूर्वा यहाँ पर आ रही है तो फिर तू अपने मायके कैसे जा सकती है? पर माँ जी, मुश्किल से तो मौका मिलता है मुझे, वरना हर 15 दिनों के बाद काव्या दी या अपूर्वा दी यहाँ पर आकर रुकते ही रहते हैं। तो फिर मैं अपने मायके कब जाऊंगी? जैसे आपकी बेटियां यहाँ पर आकर रुकती है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने घर जाना है। देख बहू, तुझे मायके जाना है तो जा, लेकिन अभी नहीं। बात खत्म। अब इस विषय पर मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। जा, अपने काम पर लग जा। रितु को बहुत बुरा लगता है और वो अब गुस्से में ही सारी तैयारियां करने लगती है। अपूर्वा और क्रिश के आते ही रितु का काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही एक रोज, अरे जल्दी करो रितु, वरना शो शुरू हो जाएगा। अरे हाँ बाबा, आई। चलो। मामा मामी, आप दोनों थिएटर जा रहे हो ना, फिल्म देखने के लिए? मैं सब जानता हूँ। चलो ना, मुझे भी साथ लेकर चलो, और मम्मा ईशानी मौसी और नानी को भी अपने साथ ले चलो। सब मिलकर जाएंगे फिल्म देखने। अरे नहीं क्रिश बेटा, अब टिकट्स बुक नहीं हो पाएगी, हम साथ में फिर कभी चलेंगे। नहीं, मुझे भी आप दोनों के साथ आना है। प्लीज मामा, ले चलो ना मुझे। उफ वो निहार, अच्छा बाबा, रो मत मेरे बच्चे। चलो, हम सब साथ में जाएंगे फिल्म देखने, टिकट्स की अरेंजमेंट हो जाएगी। ये पर निहार, इट्स ओके रितु, वो बच्चा है और ये थोड़ी ना बार बार मुझसे मिलने आता है। अरे हद है यार। रितु का माथा अब घूम जाता है क्योंकि पूरा परिवार मूवी देखने साथ चला जाता है और उसे निहार के साथ 1 मिनट भी बैठने नहीं मिलता। अब अपूर्वा दिन रात बस आराम ही फरमाती है और साथ ही क्रिश को नहलाने से लेकर खाना खिलाने तक सारा काम रितु को ही करना पड़ता है। मैं आपको बता नहीं सकती भाभी कि इन सब ने मुझे कितना परेशान करके रखा है। अरे अपूर्वा दी तो भूल ही चुकी है कि वो एक माँ भी है, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। अरे रितु, तू वो सब छोड़ दे और अभी के अभी यहाँ पर आ जा। बस अब बहुत हुआ, तुम्हारा ये नंदों से भरा ससुराल कभी नहीं सुधरेगा। उन लोगों को अकेले ही रहने दो। काश ये सब सच में इतना आसान होता, लेकिन पानी अगर सर के ऊपर चला गया तो मैं खुद भी नहीं सुनूंगी। ऐसे ही बाद में, मम्मा मम्मा, मुझे चॉकलेट मिल्क शेक चाहिए, बनाकर दो ना। ओफो क्रिश, मैं अभी टीवी देख रही हूँ, जरा आराम से देखने दे मुझे। जा, रितु मामी से जाकर मांग ले, वो देगी तुझे बनाकर। ठीक है मम्मा। रितु सोई हुई होती है, लेकिन उसे उठकर क्रिश के लिए चॉकलेट मिल्क शेक बनाना ही पड़ता है, जिस कारण उसकी बहुत चिड़चिड़ भी हो जाती है। अरे रितु, कहाँ पर हो तुम? जरा मुझसे भी बात कर लो। जब से यहाँ पर आई हूँ तब से तुमने ठीक से बात भी नहीं की है। कामों से फुर्सत मिलेगी तभी बात कर पाऊंगी ना। अब आपके आने के कारण घर में मेरा काम दुगना हो गया है। ऊपर से आपने तो मुझे ही क्रिश की माँ बना दिया है। खुद तो आराम फरमाती हूँ और क्रिश के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। उसे ब्रश कराने से लेकर खिलाने तक सब कुछ मैं ही तो कर रही हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बुराई है? कल को तुम्हें भी माँ बनना है तो उसकी ट्रेनिंग अभी से ले लो। और वैसे भी तुम उसकी मामी हो
और मामी दूसरी माँ होती है। चलो अब जल्दी से मेरी वो ब्लू वाली ड्रेस इस्त्री करके रख दो, वहां टेबल पर रखी है। और हाँ, तुम्हारा वो मेकअप सेट भी देना मुझे, मैं अपना वाला लाना भूल गई हूँ। वो आज जरा मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ ना, इसीलिए लगेगा मुझे आज। ठीक है दीदी। फिर अपूर्वा वहां से चली जाती है। मेकअप सेट लाना भूल गई, खुद ही आना भूल जाती तो अच्छा रहता। नॉनसेंस कही कि। अब कुछ दिन रहकर अपूर्वा और क्रिश वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। हर 10 से 15 दिनों के बाद कभी काव्या रुकने आती है तो कभी अपूर्वा रुकती है। और रितु अपनी तीनों नंदों के कारण अब और परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रितु ईशानी को चंदा की अलमारी से पैसे निकालते हुए देखती है। अरे ये क्या, ये ईशानी ऐसे चुपके से पैसे क्यों निकाल रही है? अगर इसे पैसे चाहिए होते तो ये माजी से मांग लेती। लगता है कुछ तो गोलमाल है। चलो अब ये पैसे में जाकर अपने मंग्या को दे देती हूँ। क्या, मंग्या को? रितु अब काफी हैरान हो जाती है और वो ईशानी का पीछा करते करते उसका और मंगेश का फोटो खींच लेती है, जो वो बाद में चंदा और निहार को दिखाती है। और वो देखकर चंदा ईशानी को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अरे नालायक लड़की, अब तक मुझे लगता था कि बहुत झूठ बोल रही है, लेकिन असली झूठ तो तूने बोला है मुझसे। अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं है। चुप रहे ईशानी, तेरी सारी काली करतूत इस फोटो में दिखाई दे रही है। अरे वो तो भला हो रितु का, जो उसने ये फोटो खींचकर हमें दिखाई। अरे तू तो इतने अच्छे घर की लड़की है, तो फिर तू ऐसे गुंडे मवाली से प्यार कैसे कर सकती है? जरा अपने पढ़ाई पर ध्यान दे और अपना करियर बना। बेशरम कही की, उस लड़के को मेरी अलमारी से पैसे चुरा कर दिए। अरे यही परवरिश दी है क्या मैंने तुझे? और खबरदार, जो तू आज के बाद उस लड़के से मिली भी तो, और अगर मिली तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, समझी कि नहीं? ईशानी सब कुछ चुपचाप सुन लेती है, लेकिन उसके दिल में रितु के लिए अब नफरत भर जाती है। ऐसे ही एक दिन रितु अपने मायके चली जाती है और वहां पर उसकी माँ और उसकी भाभी से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगता है। अरे रितु, अब तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हारा कमरा साफ कर देती हूँ। हाँ बहू, जा बेटा, जल्दी से साफ कर दे। अरे नहीं भाभी, मैं यहाँ सिर्फ आज के लिए आई हूँ, शाम को निहार आएगा मुझे वापस लेने के लिए। क्या? लेकिन क्यों रितु? माजी की तबीयत ठीक नहीं है और ईशानी की एग्जाम भी चल रही है, इसलिए मुझे वहीं पर रुकना होगा। अरे यार। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो फिर कभी, लेकिन तुझे पहले अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। बस माँ, आप तो घर गृहस्थी की बात मत ही कीजिए। आप ही की बात सुनकर मैं फंस गई हूँ। जीवन में शादी करके मैं बुरी तरह पछता रही हूँ। इस जन्म तो वो लोग मुझे मिल गए, लेकिन अगले जन्म वो लोग मुझे ना मिले तो ही बेहतर होगा। ऐसा नहीं कहते बेटा। चलिए छोड़िए इस बात को। अगर इस सब के बारे में बात करते रहे तो हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा। और रितु, अब तुम शाम तक यहीं पर होना, तो हम एक एक मिनट एंजॉय करेंगे। क्यों? हाँ भाभी, जरूर। फिर कुछ दिनों के बाद चंदा का जन्मदिन आता है। अरे वाह, ये कितने सारे और सुंदर सुंदर तोहफे हैं। हाँ रितु, और ये सब के सब माँ के लिए है। पता है, तुम्हारे पास तो बस माँ और अपनी बहनों पर खर्चा करने के लिए पूरा पैसा होता है, लेकिन बीवी के टाइम पर तो तुम भिखारी बन जाते हो। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। अब झाड़ू बनकर सफाई मत दो, वैसे भी बहुत सारा काम पड़ा है। अब इस घर में तो कोई नौकरानी नहीं है ना, तो नौकरानी बनकर सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। रितु सारी सफाई कर ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर काव्या, अपूर्वा और क्रिश आ जाते हैं। अरे आप लोग, वो भी सूटकेस लेकर? हाँ रितु, आज माँ का जन्मदिन है और इसी बहाने हमें मायके में रुकने का मौका भी मिल गया। हैप्पी बर्थडे दादी। सुनो रितु,
हम सब के लिए ना गर्मा गर्म नूडल्स या खिचड़ी बना दो, बहुत भूख लगी है। और हाँ, क्रिश को इन कपड़ों में बहुत इरिटेट हो रहा है, तो सबसे पहले जाकर इसके कपड़े चेंज करवा दो। जाओ क्रिश बेटा, मामी के पास जा। अब रितु अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये नंदों से भरा ससुराल तो मेरी जान लेकर रहेगा। अब तीनों नंदे एक साथ आने के कारण रितु पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। ओफो रितु, मैं जब भी तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ तब तुम किसी न किसी काम में ही व्यस्त रहती हो। अब मैं भी क्या करूँ भाभी, ये तीनों की तीनों नंदे एक साथ मेरी छाती पर मूंग दलने आई है और मेरा दिमाग पूरी तरह हैंग हो चुका है। देख रितु, मैं कुछ नहीं जानती। जाकर अपनी ननंद से कह दे कि वो अपना अपना काम खुद कर ले। अगर तू काम का बंटवारा करेगी तभी जाकर सब ठीक होगा। हाँ भाभी, सही कहा आपने, मैं अब वही करूंगी। बहुत बन गई मैं इन लोगों की मुफ्त की नौकरानी, लेकिन मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। और नहीं तो क्या यार। फिर अगले दिन, ये देख रितु, ये हमारी कुछ साड़ियां हैं, तो इन्हें पिको फॉल करके देना। और हाँ रितु, जल्दी करके देना। नहीं दीदी, ये सब काम मैं नहीं करने वाली। अरे मुझे बाकी के भी ढेरों काम रहते हैं। आप तीनों तो मुझे एक भी काम में कोई मदद नहीं करती, और ऊपर से आपके ये एक्स्ट्रा के काम भी करो। नहीं, ये सब मुझसे नहीं होने वाला। लेकिन रितु, तुम्हें पिको फॉल करना आता है, इसलिए तुम जल्दी और अच्छे से कर दोगी, इसलिए कह रहे थे हम तुम्हें। नहीं दीदी, अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो अपनी जेब से 2 पैसे खर्च करके बाहर किसी टेलर के पास दीजिए, लेकिन मुझे बख्श दीजिए। रितु की यह बात सुनकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। ऐसे ही एक रोज क्रिश बहुत बीमार होता है और तभी अपूर्वा अपनी दोनों बहनों के साथ बाहर घूमने गई होती है। ये क्या है बहू, इतनी देर लगती है क्या तुझे चाय बनाने में? अब मैं भी क्या करूं माँ जी, आपकी लाडली बड़ी बेटी अपने लाडले बेटे को यहाँ घर पर ही छोड़कर गई है, इसलिए मैं उसे दवाई और दूध दे रही थी। अच्छा? अरे क्या अच्छा, अपूर्वा दी तो यहाँ आने के बाद क्रिश पर जरा भी ध्यान नहीं देती। बेटा बुखार से तप रहा है और माँ बाहर मस्त मौज मस्ती करने गई है। तमीज से बात कर बहू, वो तेरी बड़ी ननद है। माफ करना माँ जी, लेकिन बड़ी होने के बावजूद भी उनमें जरा सी भी अक्ल नहीं है, क्योंकि अगर वो होती ना तो वो अपनी माँ होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाती, ना कि वो लापरवाह बनकर घूमने चली जाती। चंदा को सुनाकर रितु वहां से चली जाती है। फिर एक दिन, देख बहू, आज तुझे 50 से 60 लोगों का खाना बनाना है। मैं आश्रम के बच्चों को खाना खिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आज तेरे ससुर जी को गुजरे हुए पूरे 6 साल हो गए हैं। ठीक है माँ जी, ससुर जी के लिए मैं ये जरूर करूंगी। रितु अपना काम करने लगती है, लेकिन उसकी तीनों नालायक नंदे उसके खिलाफ कुछ और ही प्लान बना रही होती हैं। काव्या दी, अपूर्वा दी, इस रितु के कारण ही मैं और मंग्या अलग हुए हैं। इसी ने मेरी खुशियां बर्बाद की है, इसीलिए आज हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। तू टेंशन मत ले ईशानी, आज तो हम इसका काम बड़ा कर ही रहेंगे। हाँ ईशानी, इसने तुझे बहुत सताया है, लेकिन अब इसकी बारी। अब वो तीनों मौका देखते ही रितु का बनाया हुआ सारा खाना बिगाड़ देती है, जिसके बाद चंदा रितु को बहुत डांटती है। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, ये सब मैंने नहीं किया है। ना जाने ये सारा खाना कैसे बिगड़ गया। बकवास बंद कर अपनी। अब तूने ही सारा खाना बिगाड़ा है, तो तुझे ही इसे ठीक करना होगा। अभी भी तेरे हाथ में 4 से 5 घंटे हैं, तो सारा खाना वापस बना दे, क्योंकि मैं वहां पर अपने घर से ही खाना भेजना चाहती हूँ। ठीक है माँ जी। रितु की ये उदासी देखकर तीनों नंदे बहुत खुश होती हैं। अब रितु रोते हुए सारा खाना वापस बनाती है। तभी रसोई में क्रिश आता है। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? और ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो ढेर सारा खाना बनाया था आप लोगों ने, तो आप वापस क्यों बना रही हो? हाँ क्रिश, मैंने सारा खाना बनाया था,
लेकिन पता नहीं कैसे सब कुछ बिगड़ गया। इसीलिए अब मुझे फिर से सारा खाना वापस बनाना पड़ रहा है। लेकिन मामी, वो खाना आपने अकेली ने थोड़ी ना बनाया था। आपके बाहर जाने के बाद मम्मा, काव्या मौसी और ईशानी मौसी भी तो आई थी यहाँ पर, और उन तीनों ने भी आपकी बहुत मदद की है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या? मेरे बाहर जाने के बाद वो तीनों यहाँ पर आई थी? इसका मतलब उन तीनों ने ही मेरा सारा खाना बिगाड़ा है, और ये सब उन्होंने ईशानी का बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि ईशानी और मंगेश का सच मैंने सबके सामने लाया था। अरे तो वापस सारा खाना बनाती है और वो खाना आश्रम भेजा जाता है। लेकिन उसके बाद वो अपना सारा सामान बांधकर वहां से निकलने का फैसला लेती है, और ये सुनकर सबके सब चौंक जाते हैं। घर छोड़कर जा रही है मतलब? अरे ये तो क्या बक रही है। ये फालतू के नाटक बंद कर और चुपचाप हम सबके लिए वो फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम ला दे। नहीं माँ जी, ये कोई फालतू का नाटक नहीं है। मैं सच में यहाँ से जा रही हूँ, और अब आप अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी से रहिए। और आप तीनों, आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे कृष्ण ने सब बताया है कि कल जब मैं खाना बनाकर बाहर गई थी, तब उसके बाद आप तीनों रसोई में गई थी, और वहां जाकर आप तीनों ने मेरा खाना बिगाड़ दिया। अब मैं सब जान चुकी हूँ। क्या? अरे रितु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भला हम तीनों ऐसा क्यों करेंगे? मेरा दिमाग बिल्कुल सही सलामत है काव्या दी। और खाना अगर आप तीनों ने नहीं बिगाड़ा है, तो फिर किसने बिगाड़ा? मेरे बाद कोई मिस्टर इंडिया आया था क्या वहां पर? अरे आप तीनों चाहे कितनी भी सफाई क्यों ना दे दो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आप तीनों ने ही मेरा सारा खाना बिगाड़ा है, ताकि मुझे फिर से सारी मेहनत करनी पड़े। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेवजह ही हम पर इल्जाम लगा रही हो। तुम तो चुप ही रहो ईशानी। तुम्हारी सुनकर ही तुम्हारी दोनों बहनों ने ये सब किया है। बस कर बहू, जो मन में आए बोले जा रही हो। वही तो रितु। अरे अगर कल तुमसे गलती हो गई है तो उसका स्वीकार करो ना। यूं मेरी बहनों पर इल्जाम डालने की क्या जरूरत है? ठीक है बाबा, गलती हो गई। मैं गलत और तुम्हारी तीनों बहनें सच्चाई की देवियां। बस खुश ना? लेकिन अब मैं जा रही हूं। अब मैं इस घर में और आप लोगों की जिंदगी में वापस कभी नहीं आऊंगी। अरे तो जा ना, ज्यादा नाटक मत कर। तेरे बिना हम भी कोई मरने नहीं वाले, और तेरी ये नौटंकी सहन करने के लिए हम लोग भी कोई खाली नहीं है। अब रितु घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है, और वहां पर पहुंचते ही वो सोनाक्षी और शर्मिला को सब कुछ बताती है। ये तू क्या बोल रही है बेटा? ऐसा क्यों किया तूने? देख बेटा, अगर तुझे अपने ससुराल में सुखी रहना है तो तुझे कुछ बातों को नजरअंदाज करना होगा, और तू अगर ऐसे ही हर बात का बतंगड़ बनाती रही तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन यहाँ पर आप सरासर गलत हो। अरे वो लोग आपकी बेटी के साथ दिन रात मशीन की तरह काम करवाते हैं, और उस पर आप ये कह रही हैं कि आपकी बेटी उनकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दे और दिन रात उसकी सेवा ही करती बैठे। जरा सोचिए माँ जी, अगर रितु भी मेरे साथ वैसे ही पेश आएगी जैसे कि इसकी नंदे उसके साथ पेश आती हैं, तब आपको कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा ना? तो फिर अब आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, जबकि यह आपकी बेटी है। शायद तू सही कह रही है बहू। रितु बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी, और मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी खुशियां और तेरा सुख दुख देखा ही नहीं, बस समाज के खौफ से तुझे दबाती रही। लेकिन अब तू अपने उसूलों से ही जीना और अपनी खुशियों को महत्व देना। अरे तू बहू है उस घर की, और तूने अभी जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। मुझे इतना समझ के लेने के लिए थैंक यू सो मच माँ। अब रितु के घर से जाने के बाद भी तीनों नंदे घर का कोई काम नहीं करती, और सारा काम चंदा को ही करना पड़ता है। अरे माँ, मेरे कमरे में जो कंबल है ना, आज उसे धो दीजिए, बड़ा मैला हो गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ दिन और रहने वाली हूँ ना, तो वही इस्तेमाल करूंगी मैं। और हाँ माँ, वो कंबल धोने के बाद मेरे और ईशानी के लिए बढ़िया सा पिज्जा पराठा बना देना, ठीक है ना?
अरे तुम तीनों ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। पिछले 3 दिनों से मैं ही घर के सारे काम कर रही हूँ। अरे पूरे ना सही, पर थोड़ा बहुत तो काम कर लो ना। अब हर काम में अकेली कैसे कर सकती हूँ? मेरी भी उम्र हो चली है। हाँ दी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब दोनों को माँ का घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक घर का सारा काम माँ ही करती है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। अच्छा ठीक है बाबा, माँ आप रहने दो और आप जाकर आराम कर लो। वो कंबल मैं धो दूंगी। हाँ माँ, और आज शाम का खाना बनाने में मैं आपकी मदद कर दूंगी। वो दोनों तो बातें बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन वो कोई भी काम नहीं करती। और खाना बनाने के समय पर वो दोनों खाना बाहर से मंगवाती है। फिर एक शाम जब अचानक से चंदा की सहेली घर पर आती है, तभी वो घर को मैला और बिखरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। अरे ये सब क्या ही चंदा, एक समय था जब तेरा घर एकदम शीश महल की तरह चमकता था, और आज देखो सब कुछ कितना गंदा पड़ा है। अरे तेरी बेटियां कुछ काम नहीं करती क्या? अब क्या बताऊं मैं तुझे, घर का कोई काम नहीं करती ये तीनों। एक बात कहूँ चंदा, तूने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे तेरी बहू दिन के आठों पहर काम करती रहती है और तेरी ये बेटियां बस आराम ही फरमाती रहती है। जब इस घर में तेरी बहू थी तब घर में रौनक थी, सफाई होती थी, समृद्धि बनी रहती थी। लेकिन अब ये तीनों ने तो इस घर को कबाड़ खाना बना के रखा है। शायद तू सही कह रही है। अरे गलती तेरी बहू की नहीं बल्कि बेटियों की थी। उस बेचारी से सब कुछ सहा नहीं गया, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। और वो उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि तेरी तीनों बेटियां है ही ऐसी, और इसमें तेरी भी गलती है। तूने ही उन तीनों को शुरुआत से सर पर चढ़ाया रखा है। निर्दयी कही की, अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाते हुए भी इन्हें कोई शर्म नहीं आती। अब चंदा इस बारे में बहुत सोचती है और वो इस बात को निहार को भी बताती है, जिसके बाद उन दोनों को भी समझ आता है कि इन सब में सच में उन तीनों का ही कसूर होता है। फिर शाम होने पर, अरे माँ हम तीनों मूवी देखने जा रहे हैं, खाना बनाकर रखना हो, हम घर आकर ही खाना खाएंगे, क्योंकि बाहर खाना बहुत महंगा रहता है। और हाँ माँ, प्रेश अभी बाहर खेल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में वो अंदर आ जाएगा, तब आप उस पर ध्यान देना। मैं तुम दोनों के कोई काम नहीं करने वाली। अरे माँ हूं मैं तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं। क्या? सही कहा माँ ने। अब तीनों ने पहले रितु के साथ ऐसा किया और अब माँ के साथ भी वही कर रही हो। अरे माँ तो इतनी बूढ़ी हो चुकी है और उसके बावजूद भी वो घर का सारा काम कर रही है। अरे लानत है आप तीनों पर। आप तीनों तो बेटियां कहने के लायक भी नहीं हो। और नहीं तो क्या। अरे इन तीनों के कारण ही मैंने अपनी बहू को हमेशा गलत समझा है, लेकिन वो बेचारी तो शुरुआत से सही थी। और ईशानी, उसने तो तेरी भलाई के लिए ही तुझे उस मंग्या से अलग किया, लेकिन ये तेरी दोनों बहनें, इतनी बड़ी होकर भी इन्होंने तुझे गलत राह पर जाने दिया। रितु ने तो हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है, और उस दिन भी वो सही कह रही थी कि तुम तीनों नालायकों ने ही उस बेचारी का खाना बिगाड़ा है। आप तीनों ने जो भी किया है उसके लिए मैं आप तीनों को कभी माफ नहीं करूंगा। अरे पर माँ, हम तो बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। अगर तुम तीनों को इज्जत से रहना है तो अपनी भाभी से माफी मांगनी होगी और उसे घर लाना होगा। और हाँ, अब से तुम लोग हर 15 दिन में यहाँ मुंह उठाकर नहीं आओगी, और अगर आना है तो यहाँ आकर काम भी करना होगा। पूरा काम ना सही, पर काम में हाथ तो बटा ही सकती हो ना तुम तीनों। सही कहा माँ ने। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? अपने अपने काम खुद करो। और तू अपूर्वा, अपने बेटे का ध्यान खुद से रखना सीख। और कल तक रितु वापस आनी चाहिए। घुटने टेको या नाक रगड़ो, लेकिन मेरी बहू मुझे वापस घर में चाहिए, वो भी हर हाल में। तीनों नंदों की अकल अब ठिकाने आ जाती है और वो तीनों अब रितु के पास जाकर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है।
और वो उसे वापस घर लेकर आती है।